हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में हमारा एनिमल चल रहा था मॉलस्का में यूनियो, और यूनियो में हम पहुंच चुके थे उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां तक। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। और एलिमेंट्री कैनाल में हमने बात की थी कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसमें लेबियल पाल्प्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पोड लाइक स्ट्रक्चर माउथ होता है, उसके बाद माउथ से नीचे ईसोफेगस होती है, वहाँ से बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक होता है, कॉइल्ड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन होती है, और उससे पेरिकार्डियम से कनेक्ट होती हुई रेक्टम और एनस तक जाके खुलती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने देखा कि जो स्टोमक है उसको घेरे हुए एक ग्लैंडुलर एक रचना होती है, और वही ग्रंथिल रचना डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है, जो लिवर की तरह बिहेव करती है, और डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उनका सिक्रीशन करके वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का भी काम करती है। तो ये हम यूनियो में वहाँ देख चुके थे, उसमें उसका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज बात करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में उसकी फीडिंग एंड डाइजेशन, यानी वो भोजन कैसे ग्रहण करता है और उस भोजन का वो डाइजेशन है वो कैसे वहाँ होता है यूनियो में। तो आवास के हम बारे में बात करें तो ये एक्वेटिक हैबिटेट का है, यानी पानी में रहने वाला, फ्रेश वाटर में ये अपना जीवन यापन करता है, और जो वाटर करंट आती है, जो जलधार आती है, उसके माध्यम से ये भोजन को ग्रहण करता है। तो ये भोजन को ग्रहण करता है, तो इसका जो भोजन है वो वाटर करंट के साथ होता है, वाटर करंट। और वाटर करंट किस में रोल प्ले करती है? रेस्पायरेशन में, और साथ में फूड को प्रोवाइड कराने में। क्लियर है? यानी भोजन में। अब इसकी हम बात करें तो जो वाटर करंट है वो गिल्स के थ्रू जाएगी, और गिल्स के थ्रू जाके ये जो वहाँ सीलिया हैं, और सीलिया के माध्यम से वो वहाँ तक जो लेबियल पाल्प्स है वहाँ तक उस फूड पार्टिकल को ले जाया जाता है। तो इसमें जो फूड होता है उस फूड की हम बात करें तो ये प्लैंक्टोनिक फीडर होते हैं। प्लैंक्टोनिक फीडर, प्लैंक्टोनिक फीडर यानी आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दो टाइप की टर्म है। जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन में यानी कि ऐसे जो आते हैं, ऐसे जिसमें क्लोरोफिल के थ्रू फूड का सिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपके डाइटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, इस तरह से। और फाइटो प्लैंक्टन्स में कुछ एल्गी हैं, उस तरह से ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल इसका प्लैंक्टन होता है, इसलिए इसको कॉमनली कह दिया प्लैंक्टोनिक फीडर। तो ये फूड पार्टिकल के थ्रू के तौर पर प्लैंक्टोनिक को या प्लैंक्टन्स को अपना भोजन बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर है? आगे बात करें, इसमें जो वाटर करंट है, वाटर करंट, उसके साथ ये प्लैंक्टन्स भी होते हैं। प्लैंक्टन्स यानी फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल्स। अब ये जो वाटर करंट है ये एंटर करती है इनहेलेंट साइफन से। इनहेलेंट साइफन जिसे कहा था इनकरंट साइफन, यानी यहाँ से जलधारा प्रवेश करेगी, और इसके एंटर होने के साथ ये फूड पार्टिकल्स भी पहुँचते हैं, और ये जो वाटर करंट है ये पहुँच जाती हैं कहाँ पे? गिल्स तक। और गिल्स में जो गिल्स में जो चैम्बर होते हैं, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर और एक इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर, हमने बात भी की थी। ये जो रचनाएं होती हैं, ये रचनाएं ये गिल्स में पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ से जो वाटर करंट है वो वाटर करंट ये प्रवेश करती है इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में। कहाँ पे प्रवेश करती है? इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में।
और इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर में प्रवेश करके, तो यहाँ पे ब्रेंकिया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ लैमेलीज होंगी। और यही लैमेलीज क्या करती है, जो फूड पार्टिकल है उन फूड पार्टिकल्स को अपने ऊपर उसकी सतह पर ये चिपका लेती हैं। तो यहाँ पे क्या ठहर जाता है, जो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल यहाँ जाके चिपक जाते हैं और यहाँ सीलिया होते हैं। सीलियरी मूवमेंट के थ्रू इन्हें आगे पहुँचाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो वाटर करंट है, इस वाटर करंट के साथ जो भी यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स आते हैं, सैंड पार्टिकल्स, उन सैंड पार्टिकल्स का क्या होगा, वो एक्चुअली भारी होते हैं, हैवी होते हैं और भारीपन की वजह से उन्हें जो शैल है उनके पास एकत्रित कर लिया जाता है और शैल के ओपनिंग के बाद उन्हें टाइम टू टाइम वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो शैल है वो ओपन होके क्या करेंगे, इन जो रेत के जो कण हैं इनको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो वाटर करंट है वो वाटर करंट वापस एक्सहेरेंट साइफॉन से द्वारा यहाँ बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी यहाँ तक ये वाटर करंट आ गई, इसके बाद ये प्रवेश करेगी सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में और सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर से अब यहाँ इसके बिटवीन क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, और यहाँ से जो एक्सहेलेंट साइफन होगा, एक्सहेलेंट साइफन, उस एक्सहेलेंट साइफन से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, किसको, वाटर करंट को। और इसके साथ में जो भी फूड मटेरियल है वो इसके साथ जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो इसके नीचे एनस के द्वारा भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से एक यहाँ एक पाथवे का निर्माण होता है, एक मार्ग का निर्माण होता है। वाटर करंट के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन और साथ में फूड पार्टिकल प्लैंकटॉन्स के तौर पे इनहेलेंट साइफन से ये प्रवेश करते हैं। गिल्स से वो कनेक्टेड स्ट्रक्चर होती है क्योंकि वहीं गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गिल के दो कोस्ट होते हैं, ऊपर वाला कोस्ट सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर और नीचे वाला कोस्ट कहलाता है इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर। यहाँ से जो गिल है उस गिल से वाटर करंट सबसे पहले नीचे से प्रवेश करती है इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर से, और वहाँ से क्या होता है, इसमें लैमेलीज होती हैं और इन लैमेलीज की सतह पर म्यूकस प्रेजेंट होता है और उस म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ फूड पार्टिकल्स यहाँ चिपक जाते हैं। उन फूड पार्टिकल्स को सीलियरी मूवमेंट के थ्रू आगे भेजा जाता है। आगे भेजने के बाद जो वाटर करंट है वो आगे के जो गिल चैम्बर है उसमें प्रवेश करेगी, जहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन का एक्सचेंज वहाँ हो जाता है। इसके बाद जो बाकी की जो वाटर करंट है वहाँ गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, तो एक्सेलेंट साइफन के थ्रू उस जलधारा को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब साथ में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो भारी होते हैं, वो पहले ही कवचों के किनारे ठहर जाते हैं और वहाँ जाके एकत्रित हो जाते हैं और समय समय पर कवचों को खोलकर ऐसे सैंड पार्टिकल्स को बाहर त्याग दिया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, और सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ सीलियरी मूवमेंट होता है और सीलियरी मूवमेंट्स की वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं यानी प्लैंकटॉन्स हैं, वो प्लैंकटॉन्स आगे जाके क्या करेंगे, वो जो लेबियल पाल्प है, लेबियल पाल्प यानी जो लिप लाइक स्ट्रक्चर थी, लिप लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ तक उन्हें पहुँचा दिया जाता है और लेबियल पाल्प के बाद वो एंटर कर जाते हैं माउथ में, माउथ ओपनिंग में। क्लियर है। तो इस तरह से एक पाथवे यहाँ बन जाता है वाटर करंट की वजह से, क्योंकि वाटर करंट में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं और उस भोज्य पदार्थों के माध्यम से ही जो मुख्यतया जो जलधारा है वो इन्हें सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचा देती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओपनिंग तक यानी माउथ ओपनिंग तक इसे पहुँचा देती है। अब माउथ ओपनिंग यानी फीडिंग का जो प्रोसेस होगा उस कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ जो डाइजेशन है वो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ देखने को मिलता है। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन यहाँ दोनों प्रकार का देखने को मिलेगा। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर
डाइजेशन और उसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यहाँ दोनों प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इनसे मतलब क्या है? इंट्रासेल्युलर का मतलब है यानी विद इन सेल, विद इन सेल यानी कोई पर्टिकुलर सेल है या कोई टिश्यू है, सेल से बना हुआ है, उसके अंदर जाके अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और सेल से बाहर इसी स्ट्रक्चर में हो रहा है, जैसे स्टोमक में। तो स्टोमक में क्या सीक्रेट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड है उस फूड को क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, पचाएंगे। तो जैसे ये स्टोमक था, तो स्टोमक से सीक्रेट होने वाले ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये विद इन सेल थोड़ी है, एक स्ट्रक्चर के अंदर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? स्टोमक है। तो ये जो स्टोमक है, ये स्टोमक की जो कैविटी है, वहाँ एंजाइम की सीक्रेशन की वजह से और उनकी एक्टिविटी की वजह से जो फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और उस डिग्रेडेशन को ही कहा है हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी यहाँ हमें दोनों टाइप के डाइजेशन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी ये स्टोमक है, आगे जाके कॉइल्ड हो जाता है इसमें यूनियो में, और कॉइल्ड होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटेस्टाइन कहलाती है। तो इंटेस्टाइन की ये जो वॉल है, ये वॉल की जो सेल हैं, ये सेल उन फूड पार्टिकल को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वहाँ अंदर इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन यहाँ दिखाई देते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें अमीबॉइड सेल भी यहाँ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें डाइजेशन की। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, ये कहाँ संपन्न होता है? इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। और इंटेस्टाइन की जो वॉल है, उनकी जो कुछ अमीबोसाइट्स जो सेल्स हैं, वो अमीबोसाइट सेल्स क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है, उस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करती हैं? जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको अपने अंदर ले लेती हैं, और ये क्या करेंगी? ये सॉलिड फूड पार्टिकल को अब एंगल्फ कर लेती हैं, यानी अपने अंदर ले लेती हैं। जैसे सपोज करो ये वाला पोर्शन है, और ये इसकी यहाँ सेल हैं, और ये कुछ एमीबॉइड सेल्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ ये फूड मटेरियल है। तो एक सेल की बात करें, ये अमीबॉइड सेल है, और ये इसके हैं स्यूडोपोडिया, क्योंकि अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं। तो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है? आउटग्रोथ। तो यहाँ सपोज फूड पार्टिकल है, तो यहाँ ये मूव करेंगी, और मूवमेंट के थ्रू क्या बनाएंगे? एक फैगोसोम बनाएंगे इस तरह से। ये फैगोसोम बन गया, और ये फैगोसोम फाइनली इस रचना को पूरा कवर कर लेता है, ये रचना। अब इसे मैं क्या नाम दे दूंगा? फैगोसोम नाम दे दूंगा। तो फैगोसोम क्या है? सॉलिड फूड पार्टिकल को कवर करने के लिए जो वेसाइकल जो बने हैं, जो पुटिकाएं जो बनी हैं, किससे बनी है? ये स्यूडोपोडिया के आउटग्रोथ से बनी है। स्यूडोपोडिया खुद ही आउटग्रोथ है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनी है, उन स्ट्रक्चर को नाम देंगे फैगोसोम। और फैगोसोम से क्या होगा? ये अंदर प्रवेश कर जाएंगी कोशिका में, और अंदर इसका जो डाइजेस्टिव जो सिक्रेशन है उनसे इनका डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने का जो प्रोसेस है वही कहलाएगा फैगोसाइटोसिस।
तो इस तरह से आपने ये प्रोसेस पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो सॉलिड फूड पार्टिकल हैं, इन्हें एंगल्फ करने के लिए जो अमीबोसाइट्स हैं वो सीडोपोडिया की मदद से फैगोसोम बनाएंगी और फाइनली जो फूड पार्टिकल्स है उसका डाइजेशन कर देंगी। और इस तरह से ये जो सेल्स हैं, इनसे जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ इंटेस्टाइन में भी हो जाएगा। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद बना हुआ न्यूट्रिटिव मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है? ये तो हुई बात इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, यानी जो भोजन है वो अंदर कोशिकाओं में कैसे उसका पाचन होता है। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा टाइप का जो डाइजेशन है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, केवल जैसे अभी हमने बात ही की थी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल खुद जाके किसी फूड पार्टिकल को अंदर ग्रहण नहीं करेंगी, केवल बाहर से कोई सीक्रेटरी मटेरियल को सीक्रेट करके उस फूड का डाइजेशन यहाँ कर देगी। तो याद करो, हम जब स्टोमक पढ़ रहे थे तो वहाँ स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक स्ट्रक्चर का नाम लिखा था जिसे हमने कहा था काइटिनियस स्टाइल, क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्या कहा था? क्रिस्टलाइन स्टाइल। और ये क्रिस्टलाइन स्टाइल जो स्टोमक है, उस स्टोमक की जो सीलियां हैं उनसे टकरा के और बार बार रोटेट करके किसका सीक्रेशन कर रही थी, यहाँ पे ये एमाइलेज का सीक्रेशन कर रही थी। और एमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च है या और कोई फूड मटेरियल है, स्पेशली स्टार्च के केस में, उसको डाइजेस्ट करेगा इस तरह से। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन हो जाता है। तो जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है वो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। किसका डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट का सीक्रेशन किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट का सीक्रेशन होता है जब क्रिस्टलाइन स्टाइल क्या करे, रोटेशनल मूवमेंट्स के थ्रू किसका सीक्रेशन करे? एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। तो इस तरह से यहाँ दोनों टाइप का डाइजेशन हमें देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? स्टोमक वाले क्षेत्र में, जहाँ कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट ऑफ डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रोटीन और फैट जो भी फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन कहाँ होगा? इंट्रासेलुलर यानी इंटेस्टाइन वाली रीजन में। और वहाँ से जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो रेजिड्यू बचता है, रेजिड्यू या अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ डाल दिया जाता है? जो इसका रेक्टम है वहाँ, और रेक्टम आगे किससे कनेक्टेड है? वहाँ एनस से, और एनस के साथ जो एक्स करंट या एक्स हेलेंट जो वाटर करंट है उसके साथ वो कनेक्ट होके उसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर करेगा? ये जाएगा रेक्टम, एनस, और इसका जो ओपनिंग है क्लोएकल ओपनिंग कहते हैं इसको, अवस्कर द्वार। और यहाँ से ये कनेक्ट होगा एक्स हेलेंट साइफन, और एक्स हेलेंट साइफन से जो वाटर करंट है, अभी बात की थी, जल धारा है, इसे बाहर त्याग देती है। तो इस तरह से ये बहुत एक सिंपल यहाँ डाइजेशन की मैकेनिज्म हमें दिखाई देती है, किसमें? यूनियो में। क्लियर हुआ? तो ये हुआ फीडिंग और डाइजेशन, जिसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप का डाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। अगला है इसमें
सर्क्यूलेटरी और जो सिस्टम है उसकी बात, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यूनियो में मोलस्का है तो कैसा होगा, ओपन टाइप का, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप तो यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड लैक्यूना या साइनस, क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड लैक्यूना या साइनस। आगे बात करें हम इसमें, यहाँ जो ब्लड होता है, ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, यानी जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये ब्लूइश अपीयरेंस देता है, यानी ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ब्लूइश अपीयरेंस होने के कारण है ब्लूइश अपीयरेंस इज ड्यू टू हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यानी जो मोलस्का है उनका जो ब्लड है, और स्पेशल केस में हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनियो की, तो यूनियो में ब्लूइश अपीयरेंस किसकी वजह से होता है, हीमोसाइनिन जो ब्लड है उसकी वजह से यहाँ ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो WBC होती हैं, यानी जो ल्यूकोसाइट होती हैं, वो भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ल्यूकोसाइट्स और ऑल्सो प्रेजेंट। क्लियर है? ओपन टाइप का है, ब्लड ब्लूइश होता है और ब्लूइश अपीयरेंस का कारण हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और यह ल्यूकोसाइट भी पाई जाती है। अब इसके हम यहाँ इसका सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती हैं, तो सबसे पहले तो ब्लड ही हुआ, हीमोलिम्फ भी कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ होगा पेरिकार्डियम, साथ में हार्ट भी ले लेते हैं, हार्ट। उसके बाद यहाँ होगा आर्टरीज। उसके बाद में ओपन टाइप का है तो ब्लड साइनस, और ब्लड साइनस के यहाँ जो फिफ्थ होगा वो होगा वेन्स। तो इस तरह से जो 5 स्ट्रक्चर हैं वो आपस में एसोसिएट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? ब्लड की बात हम अभी कर ही चुके हैं कि ऑक्सीजनेटेड है, हीमोलिम्फ भी कहलाता है, ब्लूइश कलर होता है। कब? जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लूइश कलर होने का कारण हीमोसाइनिन पिगमेंट है, ल्यूकोसाइट पाई जाती है। और ये जो ल्यूकोसाइट हैं ये 2 टाइप की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी दोनों प्रकार की यहाँ ल्यूकोसाइट्स दिखाई देती हैं। क्लियर है? दूसरा है पेरिकार्डियम और हार्ट। तो पेरिकार्डियम का मतलब ही क्या है, जो हार्ट को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी में सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? सीलोमिक फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम की बात करें हम पहले, प्रोटेक्ट्स हार्ट। इसकी जो कैविटी है, गुहा है, कैविटी इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। जो कैविटी है वो किससे भरी होती है? देह गुहीय
तरल से इसकी कैविटी भरी होती है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर जो एडक्टर मसल्स है उसके समीप होता है। इट लाइज जस्ट बिलो द posterior एडक्टर मसल। जो पोस्टीरियर एडक्टर मसल है उसके ठीक नीचे ये पेरिकार्डियम उपस्थित रहता है और ये लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका जो कवरिंग है, हार्ट की कवरिंग, वो सुप्रा ब्रैंकियल जो चैम्बर हैं उनसे भी जुड़ी होती है। यानी जो पेरिकार्डियम है ये किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्टेड विथ सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। बात भी की है हमने, जो इसके गिल्स हैं जो लेटरली लोकेटेड होते हैं उनमें दो पार्टीशन हो जाते हैं। ऊपर वाला पार्टीशन सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहलाता है और नीचे वाला पार्टीशन हाइपो या इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहलाता है। तो जो इसका जो कवरिंग है वो किससे जुड़ा होता है? सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से ये जुड़ा होता है। क्लियर है? यूनियो में अगर हम आए हार्ट पे, तो हार्ट एक हाईली मस्कुलराइज्ड एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। बहुत ज़्यादा पेशी है और संवहनीय रचना होती है। साथ में 3 कक्ष यहाँ पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्स आर फाउंड, मिलते हैं यहाँ, जिनमें से 2 तो ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर हैं, उनमें से 2 तो ऑरिकल हैं और 1 क्या है? वेंट्रिकल है। और ये जो वेंट्रिकल होता है ये लार्ज साइज का होता है और थिक वॉल्ड होता है। जो भित्ति होती है इसकी वो मोटी होती है, बड़ा होता है क्योंकि इसको पंपिंग का काम करना है। ऑरिकल और वेंट्रिकल यहाँ एक एपर्चर के थ्रू खुलते हैं या जुड़ते हैं। एपर्चर जिसे कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, यानी ये वाल्व की तरह यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्स युक्त होता है। ऑरिकल 2 और वेंट्रिकल 1। ऑरिकल साइज में छोटे होते हैं और वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं वाल्व्स के थ्रू, जो एक छिद्रनुमा रचना बनाते हैं जिसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। जो आपका वेंट्रिकल है इसमें यूनियो में, इसमें क्या होगा? इसका जो आकार है वो बड़ा होता है और आकार बड़ा होने के बाद यहाँ इसकी जो भित्ति होती है काफ़ी मोटी होती है। और इस तरह जो इसका जो बीटिंग जो टाइम होता है वो लगभग होता है 20 से 100 बीटिंग पर मिनट। जो स्पंदन काल होता है वो 20 से 100 बीटिंग पर मिनट होता है। क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है, ये एक स्थानबद्ध एनिमल है, यानी कि एक ही जगह अटैच रहता है। तो एक ही जगह अटैच है तो इस तरह से ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, तो हार्ट बीट यहाँ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। क्लियर है? और इसी हार्ट्स के थ्रू डिफरेंट आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेज हैं उनके थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप किया जाता है। तो हार्ट क्या करता है? ये ब्लड को पंप भी करता है। कहाँ? जो इसके आगे की जो ब्रांचिंग है आर्टरीज हैं और आर्टरीज की जो फर्दर ब्रांचिंग है उनसे। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक तरह से यहाँ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप दिखाई देता है, जिसमें हमने बात की थी ब्लड की और ब्लड के बाद पेरिकार्डियम और हार्ट के कैरेक्टर्स की। क्लियर है? आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे आगे की स्ट्रक्चर, जैसे हार्ट से जो कनेक्टेड रहती हैं जैसे आर्टरीज, और उसके बाद में जो वेन्स और ब्लड लेक्यूना यानी जो ब्लड साइनस हैं उनकी।
और उस तरह से हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।